गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी पूर्व मध्यकाल से संबंधित। तो जो भी बच्चे आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जो आने वाली सभी वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा शासक है जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज द्वितीय, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज तृतीय या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान जिसने 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में किसको हराया था, मोहम्मद गोरी को। तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था। उसके बाद जब दोबारा हुआ था 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1192 में। इस युद्ध में क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध। किस शासक को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है पृथ्वीराज तृतीय को। पृथ्वीराज तृतीय जिसने 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था और 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो ऑप्शन सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेखन के अनुसार प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क कहां से था। ताम्रपत्र लेखन के अनुसार प्राचीन काल में बिहार का जो है, बिहार के राजाओं का संपर्क कौन से देश के साथ था। ऑप्शन ए है वर्मा से, ऑप्शन बी है थाईलैंड से, ऑप्शन सी है कंबोडिया से या ऑप्शन डी है जावा सुमात्रा से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ताम्रपत्र लेखन के अनुसार प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा और सुमात्रा से। ऑप्शन डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। सुवर्ण भूमि आज के टाइम में अगर हम बात करें, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, सिंगापुर वाला जो एरिया है उस टाइम किस नाम से जाना जाता था, सुवर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। और वहां का राजा था, कौन था, बालपुत्र देव। बालपुत्र देव ने एक बौद्ध विहार की रचना कहां पे की थी, नालंदा के अंदर की थी। और उसके रख रखाव हेतु उसने क्या किया था, देवपाल से, पाल वंश के शासक थे देवपाल, उनसे उन्होंने प्रार्थना की थी कि वहां के जो 5 गांव है वो उनको दान में दिए जाए उसके रख रखाव के लिए। तो ऑप्शन सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। सुवर्ण भूमि का कौन सा राजा हो जाएगा, बालपुत्र देव। सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोविंद चंद्र ग्रहण की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहां बनवाया था। कहां पे बनवाया था ये बताना है। रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि धर्मचक्र जिन विहार किसके द्वारा बनवाया गया था, रानी कुमार देवी के द्वारा। किसके द्वारा, रानी कुमार देवी के द्वारा। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है बोध गया में, ऑप्शन बी है राजगृह में, ऑप्शन सी है कुशीनगर में या ऑप्शन डी है सारनाथ में। रानी कुमार देवी जो कि बौद्ध धर्म की अनुयायी थी और उसके द्वारा धर्मचक्र जिन विहार बनवाया गया था सारनाथ में, जहां पे महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। कहां पे हो जाएगा, सारनाथ में। और जहां पे महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया उसको क्या बोला जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन। तो ऑप्शन डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है। हमीर महाकाव्य जो है उसके अंदर चौहानों को क्या बताया गया है। ऑप्शन ए है चंद्रवंशी, ऑप्शन बी है ब्राह्मण, ऑप्शन सी है यदुवंशी या ऑप्शन डी है सूर्यवंशी।
हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? तो ये बताया गया है सूर्यवंशी। इन्हीं अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है किनको? चौहानों को, और इन्हीं सूर्यवंशी कहा गया है। तो ऑप्शन डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ऑप्शन ए है कलहण, ऑप्शन बी है बिल्हण, ऑप्शन सी है जननायक, ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासो, इसमें बताया गया है कि जो आपके चौहान थे उनका उत्पन्न कहां से हुआ है? अग्निकुंड से हुआ है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्र बरदाई के द्वारा। और ये क्या थे? एक दरबारी कवि थे। कहां पे? पृथ्वीराज रासो के दरबार में। पृथ्वीराज के दरबार में एक दरबारी कवि थे। कौन थे? चंद्र बरदाई, दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। चंद्र बरदाई जो है, जिनके द्वारा पृथ्वीराज रासो के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का देहली शहर की स्थापना की थी? यानी दिल्ली की स्थापना किसके द्वारा की गई है? परमार वंश के द्वारा, सोलंकी वंश के द्वारा, तोमर वंश के द्वारा या चौहान वंश के द्वारा? तो किसके द्वारा दिल्ली की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी अनंगपाल के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? अनंगपाल के द्वारा। और अनंगपाल जो है किस वंश का शासक था? तो ये था तोमर वंश का। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली की स्थापना अनंगपाल के द्वारा की गई थी और ये तोमर वंश का शासक था। बाद में चौहानों ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चित्तौड़ के तिरुभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? काफी फेमस मंदिर है ये। चित्तौड़ का तिरुभुवन मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए है राणा प्रताप ने, ऑप्शन बी है राजा धंग ने, ऑप्शन सी है परमार राजा भोज ने, ऑप्शन डी है पृथ्वीराज चौहान ने। किसके द्वारा बनाया गया था चित्तौड़ के तिरुभुवन नारायण का मंदिर? पृथ्वीराज चौहान कहाँ का शासक था? ये था अजमेर का शासक। चित्तौड़ का तिरुभुवन मंदिर बनवाया गया था परमार राजा भोज के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। परमार राजा भोज ने क्या किया था? चित्तौड़ के तिरुभुवन मंदिर का निर्माण किया था परमार राजा भोज ने। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण किसके द्वारा? ऑप्शन ए है कुमारगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन बी है हर्ष ने, ऑप्शन सी है धर्मपाल ने या ऑप्शन डी है विजय सेन ने। कुमारगुप्त के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? नालंदा महाविद्यालय का। किसका? नालंदा का। धर्मपाल ने विक्रमशिला और किसका? सोमपुर महाविद्यालय का। किसका? सोमपुर महाविद्यालय का। तो इसका निर्माण किसके द्वारा हो गया? धर्मपाल के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। धर्मपाल ने सोमपुर महाविद्यालय का निर्माण करवाया था, कुमारगुप्त ने नालंदा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा के केंद्र विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया था। कुमारगुप्त प्रथम ने, हर्ष ने, धर्मपाल ने या लक्ष्मण सेन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने। कुमारगुप्त ने किसके? नालंदा महाविद्यालय है उसकी स्थापना की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था?
कौन से राजा हैं जिन्हें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है यशोवर्मन, ऑप्शन बी है गोपाल, ऑप्शन सी है यशोवर्मन या ऑप्शन डी है नंदी वर्मन पल्लवमल। कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से सही हो जाएगा? केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3, 4, केवल 2 और 4, ऑप्शन डी है केवल 2 और 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोपाल कौन था? पाल वंश का संस्थापक। गोपाल आपके पाल वंश का संस्थापक था। नंदीवर्मन पल्लवमल ये पल्लव वंश का एक शासक था और इन्हीं दोनों को किसके द्वारा चुना गया था? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। ऑप्शन जो सी आपका है सही हो जाएगा। 2 और 4 जो है इसका सही आंसर होगा। गोपाल और नंदीवर्मन पल्लवमल को किसके द्वारा? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था? हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य किसने करवाया था? ऑप्शन ए है म्यूर शर्मन ने, ऑप्शन बी है हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन सी है दंती दुर्ग ने या ऑप्शन डी है हर्ष ने। तो निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था? कहां पे हुआ था ये हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य? ये आपके हुआ था उज्जैन में। कहां पे होता है? उज्जैन में। किसके द्वारा करवाया गया था? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक तो ये आपके हो जाएंगे दंती दुर्ग। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दंती दुर्ग के द्वारा हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया गया था। कहां पे? उज्जैन में। जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्य काल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। निम्नलिखित स्थानों में कौन सा पूर्व मध्य काल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है विक्रमशिला, ऑप्शन सी है तक्षशिला, ऑप्शन डी है ओदंतपुर। देखिए वैसे तो ये चारों ही आपके शिक्षा के केंद्र थे, लेकिन हमें क्या बताना है यहाँ पे? हमें बताना है कि कौन सा स्थान पूर्व मध्य काल में शिक्षा का केंद्र नहीं था। 3 इसमें से ऐसे स्थान हैं जो पूर्व मध्य काल से संबंधित है, लेकिन एक ऐसा है जो पूर्व मध्य काल से संबंधित ना होके कब से है? प्राचीन काल से। कौन सा हो जाएगा? तक्षशिला। कब से था ये प्राचीन काल में था, न कि मध्य काल में। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था कौन सा? तक्षशिला। अभी ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपका पड़ता है पाकिस्तान के रावलपिंडी में, और ये किसकी? गंधार में था उस टाइम। तो अभी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, तक्षशिला, जहां से चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य ने भी यहां से ही शिक्षा प्राप्त की थी। कहां से? तक्षशिला से। बाकी जो तीनों है नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुर, ये मध्यकाल से संबंधित है, पूर्व मध्यकाल से, लेकिन जो तक्षशिला है ये आपका प्राचीन काल से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? जो आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे उसमें से किसकी उपाधि जो है आदि वराह थी? ऑप्शन ए है वत्सराज, ऑप्शन बी है नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी है मिहिर भोज या ऑप्शन डी है नागभट्ट प्रथम। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? आदि वराह की उपाधि, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा मिहिर भोज, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का बहुत ही एक महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ शासक था। कौन? मिहिर भोज। किसकी उपाधि थी इसके पास? आदि वराह की। ऑप्शन सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश द्वारा किया गया था? लक्ष्मण संवत का प्रारंभ जो है किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है प्रतिहारों द्वारा, ऑप्शन बी है पालों द्वारा, ऑप्शन सी है चौहानों द्वारा या ऑप्शन डी है सेनों के द्वारा। तो लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था लक्ष्मण सेन के द्वारा। किसके द्वारा? लक्ष्मण सेन के द्वारा इसका
प्रारंभ किया गया था। लक्ष्मण सेन जो आपका है सेन वंश का एक शासक था, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सेनों के द्वारा लक्ष्मण संवत जो है उसकी शुरुआत की गई थी और सेनों में भी लक्ष्मण सेन के द्वारा लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी है वत्सराज, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन या ऑप्शन डी है मिहिर भोज। तो गुर्जर प्रतिहार वंश एक जो आपका है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी नागभट्ट प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? नागभट्ट प्रथम के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महोदय किसका पुराना नाम है? महोदय जो है किसका पुराना नाम है? ऑप्शन ए है इलाहाबाद का, ऑप्शन बी है खजुराहो का, ऑप्शन सी है कन्नौज का या ऑप्शन डी है पटना का। तो जो आपके हर्षवर्धन थे उनकी मृत्यु के बाद जो है जो कन्नौज की स्थिति वैसे ही हो गई थी जैसे गुप्त टाइम में जो गुप्त काल में लगभग आपके मगध की स्थिति हो गई थी, क्योंकि जो हर्षवर्धन है उसकी मृत्यु के बाद बहुत से राजाओं का जो है कन्नौज की तरफ यानी महोदय की तरफ जो है आकर्षण था, उस पर जीत हासिल करने के लिए उत्सुक थे। और इसी को लेकर जो है पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूटों के मध्य में त्रिकोणीय युद्ध हुआ था। किसको लेके? कन्नौज को लेके। और इसी को क्या किसका पुराना नाम है? ये महोदय कन्नौज का ही पुराना नाम है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो त्रिकोणीय युद्ध अगर आपसे पूछा जाता है किसको लेके हुआ था? कन्नौज को लेकर। किसके बीच में हुआ था? तो पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट शासकों के मध्य में आपका त्रिकोणीय युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन में क्या पूछा? निम्नलिखित में किसने खंबात की खाड़ी आप हम पढ़ते हैं, तो खंबात की खाड़ी कौन से एरिया में आ जाएगी? गुजरात वाले एरिया में। तो यहाँ पे क्या पूछा जाए? गुजरात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता किसने प्रदान की थी? तो आपको ये पता लग गया कि कौन से एरिया की बात हो रही है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है चामुंडराय, ऑप्शन बी है जय सिंह सिद्धराज, ऑप्शन सी है कुमारपाल या ऑप्शन डी है महिपाल देव। तो किसने मस्जिद के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? जय सिंह सिद्धराज के द्वारा। किसके द्वारा? जय सिंह सिद्धराज के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक हिंदू शासक होते हुए भी उसने खंबात में जो मस्जिद तोड़ी गई थी उसके पुनर्निर्माण के लिए 1 लाख सिक्के जो है वहां पे सहायता के रूप में इसने दिए थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 1 लाख मुद्राएं इसने वहां पे दी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? ये आपका क्वेश्चन जो है यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है सिविल सर्विस के एग्जाम में। किसमें? आईएएस के एग्जाम में आपसे पूछा गया है अर्घट्टा शब्द किसे निरूपित करता है? कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में? ऑप्शन ए है बंधुआ मजदूर, ऑप्शन बी है सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, ऑप्शन सी है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्कर यानी वाटर झील, ऑप्शन डी है कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि। तो अर्घट्टा जो है किसे निरूपित करता है? बंधुआ मजदूर को निरूपित करता है, सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान को निरूपित करता है, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्कर यानी वाटर झील को, ऑप्शन डी है कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि को निरूपित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्कर। इसे क्या कहा गया है? अर्घट्टा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा अर्घट्टा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर नाम से कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था? कश्मीर का अकबर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अकबर के समान ही दयालु, धर्म सहिष्णु व्यक्ति था। और किसे कहा गया है कश्मीर का अकबर? ऑप्शन देख लीजिए, सुल्तान शमशुद्दीन शाह को, ऑप्शन बी है सुल्तान कुतुबुद्दीन को, ऑप्शन
सी है सुल्तान सिकंदर को, ऑप्शन डी है सुल्तान जैनुल आबिदीन को। तो किसको कहा गया है कश्मीर का अकबर? ये कहा गया है आपके सुल्तान जैनुल आबिदीन को। किसको? सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा गया है, क्योंकि ये अकबर के जैसी उदारता रखने वाला, अकबर के जैसा धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था, इसीलिए इसे कश्मीर का अकबर कहा गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने पूर्व मध्यकाल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए हैं। इस क्लास को करने के बाद पूर्व मध्यकाल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो या तो पीछे किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे भी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो जो भी बच्चे आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।